लोगों ने ऐसी वोटिंग की कि पाकिस्तान को लगा कि जैसे उसको यहाँ वोट नहीं डल रहा है, उनके मुंह पे जूते और तमाचे पड़ रहे हैं। कुरान शरीफ में कहा गया कि अगर एक बेकसूर इंसान का, मासूम का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मगर वही पाकिस्तान है जो लगातार बयान दे देकर सबूत मांग रहा है पहलगाम घटना के। ये पाकिस्तान और उसकी आर्मी ऐसी है, इसने सिर्फ कत्ल गारत ही की है। ये फौजी नहीं है, ये जल्लाद हैं, ये दरिंदे हैं, ये खून के प्यासे हैं। और जब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे तो ऊँट चलेंगे उनके यहाँ। पाकिस्तान नहीं रेगिस्तान कहलाएगा, ऊँट का मज़ा भी उनको मिलेगा। अब उसके साथ सऊदी अरब और ईरान जैसे भी लोग नहीं है। क्यों होंगे मुस्लिम देश? मार मार के भुट्टा बना दिया उनका, अफगान के बॉर्डर पे मार खा रहे हैं। तो ये मोदी है, ये छेड़ने वाले को कभी नहीं छोड़ता। ये वही पाकिस्तान है जो पहले अमेरिका के पास जाता था, अब अमेरिका से हाथ छूटा तो चीन के पास जाने लगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ऐसे भी चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, COP है। पाकिस्तान पेट से है, अब उसको बलूचिस्तान होने वाला है, पाकिस्तान को सिंध होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा होने वाला है। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद कश्मीर में कुछ बदला है? मैं उमर अब्दुल्ला को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। क्या एनडीए को ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना एंटी इनकम्बेंसी की एक वजह बन सकता है? कि किस राज्य के पास इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर होगा जिस 20 साल का अनुभव हो डेवलपमेंट का। मुकेश सहनी के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। दरवाज़ा उरवाज़ा हम लोग रखते ही नहीं है। मतलब पिछली बार से ज़्यादा ही सीटें रहेंगी, 121 थी। कितनी रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई विवाद नहीं होने वाला। हिंदुओं की कमेटी में भी मुसलमान शामिल होंगे, सरकार क्या जवाब देगी अब? हम कौन सी मुस्लिम कमेटी में हिंदू को शामिल कर रहे हैं? बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? सीधा सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई नया फेस उतारा जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ अमन जैन और मेरे साथ हैं बीजेपी के जाने माने नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मगर देश इस वक्त इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए अटैक के 48 घंटे के बाद मंच पर आए, बिहार की ही धरती पर आए और उन्होंने आतंक के सरगनाओं को एक चेतावनी दी कि सज़ा ऐसे मिलेगी कि कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वो इंतज़ार कब पूरा होगा, बातचीत उस पर भी करेंगे, बात बिहार की सियासत पर भी होगी और वक्फ का जो मुद्दा है उस पर भी हम आएंगे और उस पर भी आपसे कुछ जवाब लेंगे। मगर पहले बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर, समय देने के लिए, बातचीत के लिए। कैसे हैं शाहनवाज जी आप? मैं जागरण का आपका डिजिटल बड़ा देखता रहता हूँ और पहली बार आपके शो में आया हूँ। देश को इंतज़ार है, हमें और आपको भी इंतज़ार है। बिल्कुल। और क्योंकि ये जो घटना थी, आतंकवाद से तो भारत पीड़ित रहा है। जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ वो भी एक आतंक ही था कि धर्म के नाम पे लोग कटे थे। जितने गाड़ी की गाड़ी कट गई थी, 2 नेशन थ्योरी की बात थी और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। तो खून की बुनियाद पर बना हुआ वो मुल्क है और उसने आतंक शुरू तब से किया जब कबायली पूरी वहाँ कह दिया कि आर्मी नहीं भेज के वहाँ कबीले वाले आ गए, ये कह के हमारा जो कश्मीर के अंदर एंट्री कराई उन्होंने। फिर हमने जम्मू कश्मीर का बड़ा पार्ट अपने अंदर लिया और आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो उनके पास है। लेकिन एक ऐसा देश बना जो धर्म के नाम पे बना, जबकि वो बड़ा गर्व करते हैं। वो जनरल मुनीर कहते हैं कि कलमा के नाम पर 2 ही मुल्क बने हैं। उनका अभी स्टेटमेंट आया, एक उन्होंने सऊदी अरब का जिक्र किया, रियासत मदीना का, और दूसरा पाकिस्तान का किया। एक तो मदीना का अपमान किया उन्होंने, इस्लाम का अपमान किया। खून की बुनियाद पर बना मुल्क ये नहीं कह सकता कि वो कलमा के आधार पे बना, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा कलमा पढ़ने वाले भारत में मौजूद हैं। आज इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान में रहती है और अमन के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर रहती है। लेकिन वही पाकिस्तान
पहले जनरल जिया ने शुरू किया इस काम को, भारत के अंदर टेररिज्म को मदद करना। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी किया और फिर अभी जनरल मुनीर भी वही काम कर रहे हैं। आईएसआई का पूरा प्लान रहा कि भारत से सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकते, ये पाकिस्तानियों को मालूम है। आप पाकिस्तानियों से कसम खिला के पूछ लें कि क्या तुम भारत से जीत सकते हो, वो नहीं जीत सकते। हमने उनके 90,000 सैनिकों को कहा था खड़े करो हाथ, सरेंडर करो, सलाम करो, टोपी उतार कर हमारे कदमों में डालो, तो डाला उन्होंने। तो सरेंडर आर्मी हमारे सामने टिक नहीं सकती, इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी वार शुरू किया। और प्रॉक्सी वार का नतीजा है कि हमने तो टेररिज्म को पूरी तरह, पंजाब में भी वो मदद कर रहे थे जब, तो उसको भारत ने काउंटर किया। धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर का अलग अलापते रहे वो, हम लोगों ने उनको पूरी तरह एक्सपोज किया। और कश्मीर में चुनाव भी हुए, पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, फिर डीडीसी चुनाव हुए। जब मैं वहाँ इंचार्ज रहा, 45वें दिन मैं वहाँ रहा, कश्मीर के चप्पे चप्पे पे मैं गया। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हो गए। लोगों ने ऐसी वोटिंग की कि पाकिस्तान को लगा कि जैसे उसको यहाँ वोट नहीं डल रहा है, उनके मुंह पे जूते और तमाचे पड़ रहे हैं। और वहाँ चुनी हुई सरकार हुई, हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं है वहाँ। लेकिन टूरिज्म हुआ, वो लाल चौक जहाँ झंडा फहराने के लिए मोदी जी और जोशी जी गए थे, तो क्या संघर्ष हुआ था। उस लाल चौक पर हमारा तिरंगा लहलहा रहा है, पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं और वो खूबसूरत जगह भी बनी। जनरल वहाँ पर जो एलजी सिन्हा साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। मैं जब वहाँ पर डीडीसी चुनाव के लिए गया था, तो बिजली की बहुत दिक्कत थी, 8-8 घंटे श्रीनगर में बिजली नहीं थी। मैंने एक रिपोर्ट बनाई, प्रधानमंत्री जी को दी, प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत काम किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरीन काम हुआ, रोड, बिजली, पानी, सड़क, सब जगह टूरिज्म आने लगा। वहाँ तो मेन टूरिज्म है, वो कहते हैं कि दुनिया का जन्नत है वो। और वहाँ पर जब टूरिज्म हुआ, जहाँ 20 लाख लोग आते थे, वहाँ 2 करोड़ से 2.5 करोड़ इस बार आ गया जी। अमरनाथ यात्रा ठीक चलने लगी। ये पाकिस्तानियों को चुभ रहा था। जनरल मुनीर ने जब ये तकरीर की कि कश्मीर हमारी नस है, और वो नस कह के साजिश की पूरी आईएसआई ने, पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट के साथ, और हमारे यहाँ ये हमला हुआ। टेररिज्म के हम शिकार रहे हैं, बहुत हमले हमने झेले हैं, लेकिन ये हमला सिर्फ आतंक की घटना नहीं है, ये नफरत की घटना है। लोगों को मारा गया, पूछा गया उनसे, धर्म पूछा गया, उनका मजहब पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, फिर अगर कलमा पूछा गया, और अगर कलमा पढ़ लिया नहीं शक हुआ तो पैंट उतार के देखा गया। इससे बढ़कर बुरी बात हो नहीं सकती। जो हरकत किया इस्लाम के नाम पर, क्या ये इस्लाम का रास्ता है? पाकिस्तान जिस इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो इस्लाम का रास्ता नहीं हो सकता। वो पूरे इस्लाम के लिए चुनौती बना है पाकिस्तान। क्या इस्लाम का रास्ता है? कुरान शरीफ में कहा गया कि अगर एक बेकसूर इंसान का, मासूम का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। साजिश क्या थी कि भारत का टूरिज्म कश्मीर का ख़त्म हो जाए, भारत की आत्मा पे चोट पहुंच जाए। तीसरा, ऐसा नाम पूछकर मारो कि हिंदुस्तान की गली गली में हिंदू और मुसलमान हो जाए। मैं सैल्यूट करता हूं अपने मुल्क को, लोगों को सलाम करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी और आतंकियों के आका पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पूरा देश एक रहा, एकजुट रहा। ये हत्या हुई, शहादत हुई, और शहादत के बाद पूरा मुल्क एकजुट रहा। और कश्मीर के मुस्लिम भाइयों ने भी सही रोल बाद में अदा किया। ठीक है, कुछ तो ज़रूर लोग होंगे जो मिले होंगे पाकिस्तानियों से, तभी तो वो यहाँ वहाँ तक पहुँचे। लेकिन पहली बार कश्मीर के मॉस्क में, जामा मस्जिद में भी 2 मिनट का मौन हुआ, जो मौन होता नहीं है। इस्लाम में दुआ होती है, लेकिन मौन हुआ वहाँ। पूरे मुल्क में मैं जुमे की नमाज में कई जगह मैं जब गया तो वहाँ भी इमाम ने बोला पूरे मुल्क के अंदर
जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब ने भी खुलेआम पाकिस्तान की हरकत पे उन्होंने बोला। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने कैंप बनाएगा, हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारे मुद्दे को डाइवर्ट करेगा, पूरी दुनिया में तरक्की से तेज़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर, उसको रोकने की कोशिश करेगा और हम खामोश रहेंगे। तो हमने पूरे दुनिया को एक किया, अलग थलग किया। ये जब हमला हुआ उस वक्त जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे थे और पाकिस्तान इससे तिलमिलाया हुआ था। प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोड़कर आए, गृह मंत्री जी खुद गए कश्मीर, वहाँ मिले लोगों से, और प्रधानमंत्री जी ने अपना कानपुर की रैली स्थगित की और उनको जो संदेश देना था वो उन्होंने पब्लिक के बीच में झंझारपुर से बात निकली तो दूर तलक जाएगी, उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला, वहाँ जानबूझ के बोला कि दुनिया भी सुन ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के नेता हैं और वो इस पे खामोश नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ तक कल्पना नहीं की होगी ऐसी सजा देंगे। तो आपका सवाल सही है, भारत चारों तरफ पाकिस्तान को हम बांध चुके हैं, अब उसके साथ सऊदी अरब और ईरान जैसे भी लोग नहीं है। क्यों होंगे मुस्लिम देश? भारत के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मैं जागरण के इस प्रोग्राम के जरिए पूछता हूं कि जिस दिन आतंकियों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैश ए मोहम्मद रखा था उसी दिन एतराज़ होना चाहिए था। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हो सकता है? जो रहमतुल आलमीन थे, जो पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आए, उनके नाम के साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा? सऊदी अरब हो या इस्लामिक कंट्री हो या अरब लीग हो, सबको एतराज़ करना चाहिए, या वर्ल्ड मुस्लिम लीग हो, उनको एतराज़ करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने नाम रखा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। क्या इस्लामिक नाम देकर वो किसको बदनाम करना चाहते हैं? उनको अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखना है, पाकिस्तान के नाम पर रखें जो आतंकिस्तान है। सुषमा जी ने यूएन जनरल असेंबली में कहा कि ये आतंकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को अब रेगिस्तान बनाएंगे, बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। अभी तो उनका पानी बंद किया है, उनका हुक्का भी बंद करेंगे, यानी सांस लेना भी उनको मुश्किल होगा, और पूरे दुनिया ने उसको फटकारा है। लेकिन हम अपने लोगों का खून नाहक बहने नहीं देंगे, जवाब मिलेगा। आपने दो बातों का जिक्र किया था अभी। एक तो आपने बताया कि किस तरह से वो दौर याद किया आपने जब 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। हाल ही की बात है, पिछले 48 घंटे में एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के 5,000 से ज़्यादा सैनिक सेना छोड़कर वर्दी रखकर और वहाँ से भाग चुके हैं। जनरल मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगातार अधिकारी उनको पत्र लिख के बता रहे हैं कि अगर सेना का मनोबल इस तरह से गिरता रहा तो जंग मुश्किल होगी। सेना की वर्दी उनकी अब ऐसी हो गई है कि जैसे सेना की वर्दी न पहनी मौत सामने दिखती है। एक तो बलूच मार रहे हैं उनको, मार मार के भुट्टा बना दिया उनका, अफगान के बॉर्डर पे मार खा रहे हैं, और भारत से बचे हुए थे। अब वो डर है। आपको पता है बिलावल भुट्टो के खानदान के लोग भाग गए कनाडा, जनरल मुनीर के घर के लोग भाग रहे हैं, और पाकिस्तान में आजकल सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? नींद की गोली। रात में नींद नहीं आ रही, कुछ हल्की सी आवाज़ होती है तो उनको लगता है इंडिया से कुछ हो गया। उनको पता है मार खाना ही है, तो हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये मोदी है, ये छेड़ने वाले को कभी नहीं छोड़ता। भारत के 140 करोड़ लोगों का मैंडेट उनके साथ है। सर्वदलीय बैठक में भी सब ने साथ देने की बात कही, और पूरा मैंडेट है, पूरा देश एकजुट है। हमने पाकिस्तान की पूरी साजिश को नाकाम किया है। हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे पूरी ताकत से। पाकिस्तान का जो आतंक का जो फन है उसको ज़रूर कुचलेंगे, ऐसा विश्वास है। मगर वही पाकिस्तान है जो लगातार बयान दे देकर सबूत मांग रहा है पहलगाम घटना के। वो पहले भी मांगा था उन्होंने,
उनको भी पता है। अभी तो एक न्यूज़ चैनल से, विदेशी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि 30 साल से ये डर्टी काम हम कर रहे थे। ये कह दिया कि हम अमेरिका और यूरोप के लिए कहने पे कर रहे थे। उन्होंने कि हम रशिया से लड़ने के लिए हम ये काम कर रहे थे, ये तो कबूलनामा भी आ गया। लेकिन मेन जो है वो उनके जितने कैंप हैं वो हमारे ही ज़मीन पे हैं, और हमारी ज़मीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी अमित शाह जी ने कहा कि वो हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ठीक है, उनके ऑक्युपेशन में है, ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट पूरी दुनिया को घोषित करना चाहिए। वार अगेंस्ट टेररिज्म में जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका ने जिस तरह सबको अपने फोल्ड में किया था, तो हमारी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि पूरी दुनिया हमारी फोल्ड में। ये लड़ाई इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। पाकिस्तान का मतलब खूंरेजी है। ये पाकिस्तान और उसकी आर्मी ऐसी है, इसने सिर्फ कत्ल गारत ही किए हैं। इन्होंने बांग्लादेश में बूचड़ किया लोगों को अपने मुल्क में, जब ये ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था। इन्होंने 10 लाख फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में जाकर मारा, वहाँ के बुलाने पे रातों रात मारने का काम किया। इन्होंने कम से कम 3 लाख अफगानियों को मारा अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने बलूचिस्तानियों को, लाखों बलूचिस्तानियों को मारा। ये फौजी नहीं हैं, ये जल्लाद हैं, ये दरिंदे हैं, ये खून के प्यासे हैं। और इनका इलाज जिस तरह दरिंदों का इलाज होता है वही इलाज करने की ज़रूरत है, और पूरे मुल्क को एकजुट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से लोग बयानबाज बहुत होते हैं आजकल हर तरह के बयानबाज हैं। लोग सोचते हैं ये बयान देंगे तो वायरल हो जाएंगे, ट्विटर पर ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़ा ख़राब बोलेंगे तो ये आ जाएंगे। लेकिन देश के नेता नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है वो आज भी कामयाब है। कितनी कोशिश कर ली कि आपस में बट जाए, ना हम बटने वाले नहीं हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हम एक हैं, इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और सेफ हैं। हम पूरी ताकत से पाकिस्तान के सोच पर लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं है, वो तो हमारी जो पुलिस है ना, हमारे जो सिर्फ बीएसएफ के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं, वो पीट के आ जाएं इनको। सेना तो बात की बात है, लेकिन इनके जो चिप्स है जो नफरत का, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया के लिए ख़तरा है। कहीं भी टेररिज्म होगा तो उसके पीछे में एक पाकिस्तानी ज़रूर मिलेगा। इसलिए इसका नाम आतंकिस्तान होना चाहिए। और जब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे तो ऊँट चलेंगे उनके यहाँ। पाकिस्तान नहीं, रेगिस्तान कहलाएगा। ऊँट का मज़ा भी उनको मिलेगा। आपने बूंद बूंद पानी का जिक्र किया, एक पैटर्न की बात करते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत ने वीज़ा कैंसिल किया, सार्क वीज़ा कैंसिल किया, पाकिस्तानियों को एक अल्टीमेटम दिया कि आपको देश खाली करके जाना होगा। सेम वही तकनीकें पाकिस्तान ने भी अपनाई, पाकिस्तान ने भी वीज़ा कैंसिल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो अब पाकिस्तान चीन की तरफ भाग रहा है, और चीन ने भी एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए कहा है कि अगर न्यूट्रल कोई जांच हो तो हम भारत और पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो पहले अमेरिका के पास जाता था, अब अमेरिका से हाथ छूटा तो चीन के पास जाने लगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ऐसे भी चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, COP है वो। नाम के लिए उनके यहाँ तो हर चीज़ चाइना पे ही डिपेंड है, उनके अपने रिश्ते हैं। और ये हम सबको मालूम है कि उनके क्या रिश्ते हैं। और पूरे दुनिया में कटोरा लेके जाता है, पूरी दुनिया का कर्ज भी उस पर है। और लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे एक जोक भी चलता है कि सब लोग कहते हैं कि यार अभी मत मारो, थोड़ा रुक जाओ, इनसे पैसे ले लूँ, क्योंकि सबका कर्जदार है वो। और भीख का कटोरा लेकर तो सब जगह जाता है। अब ये भी जोक चल रहा है, पहले कटोरा लेके जाता था, अब एक बोतल खाली भी लेके जाएगा कि पानी भी दे दो। क्योंकि 1960 में नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखा दिया, 60%, 70% पानी उसको दे दिया, और देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी तो पानी एक बड़ा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद पानी का बड़ा इशू है। हमारे अपने देश में पानी की बहुत ज़रूरत है, हम क्यों दें उनको पानी? जब उन्होंने देश बांटा था
तो उनको डर नहीं था कि पानी रुक सकता है, तभी सोचना चाहिए था। तो जिन्ना थे, और जिन्ना ने जब ये मुल्क बांटने का कहा तो धर्म के नाम पे देश ले लिया। और तब भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था मुसलमानों को, ऐ मुसलमानों, अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो ये तुम्हारी जामा मस्जिद की मीनारें, ये तुम्हारे बुजुर्ग के मज़ार, ये तुम्हारी बाप दादा की खबरों पर कौन जाएगा। तो जिन्ना ने कहा था हम नई जामा मस्जिद बनाएंगे। तो नई नई नदी पैदा कर लो तुम। अगर ये बनाया बिना सोचे समझे जज्बाती मुद्दे पर पाकिस्तान बनाया, तो अपनी नई नदी बना लो, नए नाले बना लो, नया रेगिस्तान में कैसे चलते हैं इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। उनको करना चाहिए था। इसलिए उस सोच की जो है, कई बार पाकिस्तानी जब भी मैं देखता हूँ तो तरस आता है इस बात पे कि ये लोग अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कैसे कहते हैं। एक चीज़ इस्लाम की नहीं करते वो। सऊदी अरब और दुबई भी तो इस्लामिक मुल्क हैं, वो कम से कम यूएई से सीख लेते। वहीं पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। जब उनको मैच हराने जाते हैं हम लोग क्रिकेट का, और पाकिस्तानियों को रुलाना होता है, उनको आंसू गिराना होता है उनका, तो हम लोग दुबई में जाके उनको मैच में बुरी तरह पीट के आते हैं, तो रोते रहते हैं। यानी थप्पड़ तो नहीं मार सकते, लेकिन मैच का थप्पड़ तो मारते हैं। हर मैच में हम ही लोग जीतते हैं। तो ज़्यादातर दुबई में रहते हैं, तो उनसे सीखें कि यूएई का जो इस्लाम है, क्या उसको फॉलो कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस्लाम की नई परिभाषा कर ली है और जिसके बुनियाद में आतंक रख दिया है। इसलिए ज़रूरी है उसका ख़त्म होना। और अब तो लोग ये भी जोक कर रहे हैं कि पाकिस्तान पेट से है, अब उसको बलूचिस्तान होने वाला है, पाकिस्तान को सिंध होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा होने वाला है। ये तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पंजाबी मुसलमानों की आर्मी, महाजिर को भी वो कुछ नहीं समझते। और वो कश्मीर का मुद्दा बना के जानबूझ के हिंदुस्तान को कैसे तंग करके रखें और उस बहाने वहाँ की आर्मी राज करे। तो कठपुतली सरकार है। कहने को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सरकार में है, लेकिन चला तो आर्मी रही, आईएसआई रही। तो आईएसआई की सरकार है पाकिस्तान में, न कि शहबाज शरीफ की सरकार है। आपने लगातार जिक्र किया कि किस तरह से भारत ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का। सिंधु जल समझौता रद्द करना समझ में आता है, वीज़ा कैंसिल करना समझ में आता है, पाकिस्तानियों को देश से खदेड़ना भी समझ में आता है हमें। मगर क्या देश की 140 करोड़ जनता इससे बड़े भी बदले की उम्मीद लगा सकती है? आपने प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट कोट किया जी। उम्मीद से ज़्यादा, उसको हिंदी में कल्पना। तो जो कल्पना से भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो हमारी आपकी बातचीत से नहीं होगा। जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो हमारी डिफेंस पर्सनल हैं, जो हमारे यहाँ देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, जो उसके सदस्य हैं, उन पर देश को भरोसा है और भरोसा करना चाहिए। एक और सवाल, जब कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उस पर हालिया एक जांच रिपोर्ट सामने है, उसमें सामने आया है कि करीब 14 से 15 लोग थे जो कश्मीर के ही रहने वाले थे, आतंकवादी थे। उन्होंने ही मदद की उनकी, जिन्होंने हमला किया, जिन आतंकवादियों ने हमला किया उनकी मदद की, और फिर उसके बाद वो कहीं छुप गए। लगातार दावा किया जा रहा था कि कश्मीर में जितने भी इस तरह के संगठन हैं, जिस तरह के समूह हैं, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर वो छोड़ के भाग चुके हैं। ये लोग कौन हैं फिर जिन्होंने मदद की है? देखिए, इतनी 75 लाख की वहाँ की आबादी में हो सकता है कि चंद 100 लोग अभी भी इस काम में लगे हों, और इलाज भी हो रहा है। उनके मकान ढा दिए गए, दूसरे के घर में आग लगाने वालों के घर में लग गई है चिराग, उन्हीं के चिराग से आग। जिनके चिराग आतंक में गए थे, तो उनके घर में लग गई आग उन्हीं के चिराग से। निकले थे आतंक का राज, दूसरे का घर उजाड़ने, अब उनका घर उजड़ रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, और सख्ती से आतंक जो सोचेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो कश्मीर में जो आतंक के रास्ते पे हैं, वो समझ जाएं कि चाहे वो घर छोड़कर
मुजफ्फराबाद चला जाए, लेकिन अगर वो आतंक में शामिल है तो लौटेगा तो या तो मौत दिखेगी और घर प्लेन दिखेगा, फील्ड, बच्चे वहाँ फुटबॉल खेलेंगे। कश्मीर, एक वो कश्मीर भी याद आता है 2023 का कश्मीर, जब अमन और शांति है, हालांकि अभी भी है अमन और शांति, तब उस समय G20 इतना सेफ था कश्मीर की। G20 डेलीगेट्स जो विदेशों से आए थे उनकी वहाँ पर एक मीटिंग रखवाई जाती है, टूरिज़्म अपने पीक पर होता है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं हाल ही में लगातार सामने आ रही हैं, आतंकी घटनाएं। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद कश्मीर में कुछ बदला है? क्या उससे इसको रिलेट करके कुछ देखा जा नहीं, सकता है? मैं उमर अब्दुल्ला को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनी हुई सरकार है और उमर अब्दुल्ला पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हम ही लोगों के पास है। और इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं। इसमें राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना, इसमें कोई बंटवारा नहीं चाहते। हम एकजुट हैं और टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। और टेररिज्म देखिए, जब से सरकार भी बनी है या जब से धारा 370 ख़त्म हुआ, वैली के अंदर साउथ कश्मीर में भी टेररिज्म की कोई घटना इतनी बड़ी नहीं हुई, एक आध छुटपुट हुई, लेकिन ज़्यादातर जम्मू रीजन में कुछ हुई। ये घात लगा के प्लानिंग करके कुछ वक्त, उस वक्त वहाँ वो जगह खाली देख के कि वहाँ पर CPMF नहीं थी, उसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया और जो कमी है उसको दूर करेंगे। जो टूरिस्ट हैं, जो मकसद क्या था कि टूरिज़्म को भी ख़त्म करना, तो टूरिज़्म भी ख़त्म ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और अपील करेंगे कि टूरिस्ट जाएं, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेंगे और कश्मीर को जिस तरह वो चाहता बर्बाद करना, वो बर्बाद नहीं करने देंगे उनको। आपने एकजुटता की बात की। आज भारत के साथ लगभग दुनिया का हर एक मुल्क है, सब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, सब लगातार बयान दे रहे हैं भारत के समर्थन में, और जिन्होंने नहीं बयान दिया वो भी भारत के साथ ही हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरह से ईरान, इजराइल, सभी लगभग हर मुल्क भारत के साथ खड़ा है। मगर पाकिस्तान आज अलग थलग है। क्या भारत की डिप्लोमेसी पिछले 10 सालों में बहुत बदली है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर हैं। हिंदुस्तान के लोग तो प्यार करते ही हैं, पूरी दुनिया में उनकी एक अलग हैसियत है। वो देश के, दुनिया के 2-3 नेताओं में उनका नाम गिना जाता है और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलते हैं। और उनकी जो डिप्लोमेसी है उसी की जीत है कि पूरी दुनिया के लोग साथ हैं। नहीं तो पाकिस्तान के मुद्दे पर दुनिया बढ़ जाती थी, अब ऐसा नहीं है। खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत से लोग उनके साथ होते थे। बहुत, जो अरब लीग में और कई जगह जो इस्लामिक देशों का संगठन है, वो उसमें पाकिस्तान के लिए थोड़ी सिंपैथी आ जाती थी। अब ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी जी की। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। 22 अप्रैल का दिन अगर मैं याद करूँ, जिस समय दोपहर के 2:30 या 3:30 बजे के आसपास बजे होंगे, एक फ़ोन की घंटी आती है, गृह मंत्रालय में एक फ़ोन बजता है और उस पूरी घटना की खबर दी जाती है गृह मंत्री जी को। गृह मंत्री तुरंत फ़्लाइट पकड़ के जम्मू कश्मीर की तरफ निकलते हैं। एक फ़ोन बीजेपी दफ्तर में भी शायद आया होगा कि इस तरह की घटना हुई है। बीजेपी की इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या थी, इस पूरी घटना को लेकर? नहीं, देखिए, सरकार और पार्टी की कोई अलग प्रतिक्रिया नहीं है, हमारी ही सरकार है। हम लोग शॉक्ड थे, कल्पना नहीं थी, और उससे ज़्यादा शॉक्ड हो गए जब धर्म पूछकर मारा गया। तो गृह मंत्री गए, खुद से स्पॉट पे गए, पूरी टीम को लेके गए, पूरे अमले को लेकर गए। प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़कर आए। यही है कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना हमारा फ़र्ज़ है, और उसको हम सब ने निभाया है। घटना घटी है, दुख हुआ है, लेकिन दुख का बदला ज़रूर लेंगे। आतंक के बाद अब बिहार के मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में तो इन दिनों फिज़ाओं में गर्मी है, बिहार में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। चुनाव पास में ही है, मगर चुनाव से पहले पहलगाम की घटना, ऐसे में विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी से अपील कर रहा है कि पहलगाम को इस पूरे चुनाव में मुद्दा ना बनाए। क्या बीजेपी मुद्दा बना रही है? विपक्ष को ऐसा क्यों हाँ, बना पीना रहे पड़ हैं। रहा है?
प्रधानमंत्री जी को जाना था उस दिन, पहले से कार्यक्रम तय था, सादगी से प्रोग्राम हुआ, कोई फूल माला उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, और वहीं से बिहार के झंझारपुर से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया, वार अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ। ऐलान जो हुआ वो झंझारपुर से हुआ, बिहार से हुआ। तो बिहार अपने देश का अभिन्न अंग है, वहाँ से संदेश दिया। इससे विपक्ष को क्यों डर लग रहा है? और राजनीति वो कर रहे हैं। आरजेडी के शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव की वजह से ये सब हुआ है, बयानबाजी वो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता बयानबाजी वो कर रहे हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर अपने बयान से पलट रहे हैं। उनके एक वजीर जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब घटना जो है वो जानबूझ के करवाई गई। मणिशंकर अय्यर बयान दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था उसमें कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए, इसके वजह से ये मुद्दा बना हुआ है। वो कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अभी देश प्रायोरिटी पे है और टॉप प्रायोरिटी पे है। अभी हमारे लिए देश का सवाल है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है। जब चुनाव होगा तो हम लोग तो पहले ही सक्षम हैं। हम तो बिहार के अंदर भी लोकसभा के चुनाव में भी 40 में 30 सीट जीती हम लोगों ने, और पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तब भी हम लोगों ने बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन चिराग पासवान अलग अलग लड़ लिए थे, इसलिए कुछ वोट डाइवर्ट हुआ था एनडीए का। इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, क्योंकि इस बार जेडीयू, बीजेपी, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, हम सब एकजुट होकर, क्योंकि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, प्रगति के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र का बजट आया तो लोगों ने कहा कि ये बिहार का बजट है, मनीष तिवारी ने बयान दिया। उसी तरह बिहार के लोगों को लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत थी, वो पूरी हो रही। कितना काम बिहार में हो रहा है। तो इसलिए बिहार के लोग पूरी तरह हमारे साथ खड़े, और हम ऐसे भी जीतने वाले हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, हार का बहाना ये तलाश रहे हैं कि साहब ये हमला हुआ, उससे बीजेपी जीत जाएगी। ये उनके दिमाग की उपज है, हमारी नहीं। हम तो बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ेंगे। आपने अभी भी जिक्र किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। सीधा सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई नया फेस उतारा जाएगा इस बार? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एक सवाल और, क्या एनडीए को ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना एंटी इनकम्बेंसी की एक वजह बन सकता है, या फिर नीतीश कुमार का अनुभव बीजेपी देख रही है? देखिए, किस राज्य के पास इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर होगा जिस 20 साल का अनुभव हो डेवलपमेंट का, जिन्होंने पुनर्निर्माण किया है बिहार का, रोड, बिजली, पानी, सड़क में हम कई राज्यों से बहुत आगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है। इतने हम लोगों ने, मैं भी ये जब 1.25 साल के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो कितने इथेनॉल प्लांट लग गए, 17 के करीब। टेक्सटाइल पार्क बन गया, बॉटलिंग प्लांट कई लग गए, कई सीमेंट प्लांट लग गए। अभी वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, माहौल सुशासन का है। अब किसी को शाम में निकलने में डर नहीं लगता, तो लोग वहाँ जाने लगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार दिया, और भाई गिरिराज सिंह अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, तो उनके ज़रिए बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनी बिहार आ रही है। बिहार में वो अच्छा काम करेंगे तो बांग्लादेश में से जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बांग्लादेश छोड़ रही हैं, तो अगर कहीं टेक्सटाइल के जो कारीगर हैं वो कहीं हैं तो बिहार में, बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छे हैं। तो बिहार में अपार संभावनाएं टेक्सटाइल सेक्टर में। तो हम लोग वहाँ पूरी तरह रोज़गार देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो इसलिए बिहार के लिए हमने काम कर दिया है, सब कुछ हो गया है। अब उद्योग और रोजगार को हमने प्रायोरिटी बनाना है, वो कर रहे हैं। सीट बंटवारे की बात करते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है, रोज़ नई नई खबरें आती हैं।
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है? महागठबंधन में तो महाफूट है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता मानने को तैयार नहीं, और कांग्रेस को वो 70 सीट देने को तैयार नहीं, क्योंकि 51 हार गई थी कांग्रेस, 19 ही जीती थी। उनके यहाँ मुकेश सहनी आए हैं, वो खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि एक अपने को एक जाति समूह का नेता बता रहे हैं वो। उनके अलावा जो माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण कहते हैं, तो भाई 14% यादव आबादी है, 18% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी भी राजद से पूछ रही है कि जितना टिकट यादव समाज को मिलेगा, क्या उससे 4% ज़्यादा मुस्लिम को देंगे कि नहीं देंगे। नेतृत्व हर बार, जब कभी एक बार लालू यादव जी के पास, एक बार राबड़ी जी के पास, एक बार फिर तेजस्वी जी के पास, तो क्या माइनॉरिटीज़ के लोगों का सिर्फ वोट डकारेंगे, या उनको बीजेपी से डरा डरा कर वोट लेंगे, या उनको भी रिप्रेजेंटेशन देंगे? ये सवाल उनके यहाँ खड़ा है। उनके यहाँ जो माले है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सीट मांग रहे हैं। तो उनके यहाँ तो महाफूट है, हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है। हम सब इकट्ठे एकजुट हैं। हम लोगों का एक मकसद है कि फिर से एक अच्छी सरकार बनाना, और इस बार हम लोग 2010 की तरह जीतने वाले हैं। 200 के पार जाएंगे। इस बार तेजस्वी यादव को, आरजेडी को 23 से कम सीट मिलने वाली है, यानी विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग 2010 में जीते थे वैसे जीतेंगे, 200 के पार जाएंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे। आपने अभी अभी मुकेश सहनी का जिक्र किया। लगातार खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन में वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो खुश नहीं होते, अलग से लड़ने का मन बनाते हैं, तो क्या बीजेपी या फिर एनडीए में उनका स्वागत होगा? अब अगर मगर पे तो हम जवाब नहीं दे सकते, वो क्या करेंगे। वो तो कई बार गठबंधन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उठ के हमारे साथ आ गए थे, इसलिए राजद के लोगों को उन पर भरोसा है नहीं। अब वो कितना भरोसा करने वाले हैं नहीं पता, क्योंकि वो राजद के लोग उनको भरोसे लायक नहीं मानते। हमारे यहाँ भी छोड़ कर गए, तो वो खुद मुख्तारी का ऐलान कर रहे हैं, यानी खुद ही अपने को डिप्टी सीएम बता रहे हैं। और सीएम का कैंडिडेट कौन है ये कांग्रेस नहीं बताने को तैयार है। तो वहाँ जितने नेता हैं, कांग्रेस कहती है हम ज़्यादा सीट लड़ते हैं, बड़ी पार्टी है, डिप्टी सीएम हमारा होगा। फिर माइनॉरिटीज़ के लोग कह रहे हैं हमारी आबादी इतनी है तो डिप्टी सीएम हमारा क्यों नहीं। तो अलग अलग लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं। उनके यहाँ दिक्कत है, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो किसके साथ रहेंगे उनको तय करना है। अभी तो हम लोग जो चुनाव के मैदान में जा रहे हैं उसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम लोग इकट्ठे चुनाव मैदान में जाने वाले। मुकेश सहनी के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। दरवाज़ा हम लोग रखते ही नहीं हैं। दरवाज़ा तो वो रखते हैं जो खोलते बंद करते हैं। हमारा तो आप जानते हैं, जो भारत माता की जय कहता है हमारे साथ आता है, उसमें हम दरवाजे कहाँ रखते हैं किसी के लिए। दरवाज़ा वहाँ खुला है या बंद वो तय करेंगे महागठबंधन वाले। वो मुकेश सहनी पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे वो तय करेंगे। हम लोगों से न कोई बातचीत हो रही है, न संपर्क है, न संबंध है। एक सवाल और, क्या बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी पिछली बार के मिली सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या उतनी ही सीटें मिलेंगी या उससे कम सीटें होंगी, और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ज़्यादा इस बार मौका दिया जाएगा? नहीं, बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमने काफ़ी, हमारे 80 एमएलए हैं, और उसके अलावा जो गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने की कला हमें आती है, तो गठबंधन के साथ बैठकर सीटों को तय करेंगे। कोई विवाद नहीं होने वाला। मतलब पिछली बार से ज़्यादा ही सीटें रहेंगी, 121 थी। कितनी रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई विवाद नहीं होने वाला है। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बन गया है एनडीए में, या फिर अभी उस पर काम चल रहा है? मन में बना रहता है सबके। जब भी ऐलान करना होगा तो आपको कोई दुविधा नहीं दिखेगी, लेकिन अभी इसको लेकर कोई बहुत बातचीत नहीं हुई। लगातार इस वक्त देश में वक्फ का मुद्दा भी उठा हुआ है। वक्फ बिल पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए सरकार से। क्या सरकार उन सवालों का जवाब देने में फंसी हुई है? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब क्या हिंदुओं की कमेटी में भी मुसलमान शामिल होंगे, सरकार क्या जवाब देगी अब?
हम कौन सी मुस्लिम कमेटी में हिंदू को शामिल कर रहे हैं? हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि कोई मस्जिद कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई दरगाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई कब्रिस्तान कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई खानकाह कमेटी में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, कोई भी मुतवल्ली नॉन मुस्लिम नहीं होगा। जहाँ तक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का सवाल है, उसमें पहले भी अगर कहते थे कि 2 MP रहेंगे, तो जहाँ मुस्लिम नहीं होते थे MP, वहाँ नॉन मुस्लिम रहते थे। तो इसमें कौन बुरी बात है? अगर मुस्लिम भाइयों को कहना चाहते हैं कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, राजद हो, या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, जिसके नाम में सिर्फ इत्तेहाद वाला कोई काम करते नहीं, वो लोग सिर्फ मुस्लिम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इसी तरह बता रहे हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे मुसलमानों को गुमराह किया था इन लोगों ने। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी, शाहीन बाग के अंदर धरना चल रहा है, दादी बैठी हुई हैं, चाची बैठी हुई हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल, ये जो एक्ट है मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो मज़हब के नाम पर सताए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे, माइनॉरिटीज़ के लोग, क्योंकि मेजॉरिटी तो इन तीनों देशों में मुस्लिम की थी, उनको हम नागरिकता देने वाला कानून था, यह किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं था। 2 साल लागू हो गया, एक की नागरिकता मुस्लिम की नहीं गई, लेकिन कितना दुष्प्रचार हुआ। ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के नेता आपके हाथ लग जाएं, इनसे पूछिए कि वो माफ़ी मांगेंगे देश से कि उन्होंने गलत आंदोलन चलवाया, यहाँ तक कि कई जगह दंगे और फसाद हो गए। कौन जिम्मेदार है उसका? आज उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अच्छी नीयत से ये कानून लाए हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ है जो दानी है, दान करता है। जो वक्फ करता है वो किस लिए करता है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, जिनके माँ बाप नहीं हैं, कमज़ोर लोगों के लिए। लेकिन क्या उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है? ये मुतवल्ली बैठकर दुकानें बेच रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, करोड़ों रुपया डकार ले रहे हैं, वक्फ की जायदाद पर कब्जा करा दे रहे हैं पैसा खाकर, कोर्ट में जाकर केस हार जा रहे हैं जानबूझकर। ये हरकत करने वालों की हरकतें बंद होने वाली है। वक्फ की 1 इंच ज़मीन भी सरकार लेने वाली नहीं है। वक्फ के मामले में सबको मालूम होना चाहिए कि न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न दरगाह की। हाँ, वक्फ बोर्ड में जो एक ट्रिब्यूनल में ये पावर दे दिया गया था कि कहीं रुमाल लग दीजिए वो वक्फ की लैंड हो जाए, वो नहीं होगा, उसको रोका गया है। लेकिन जो ओरिजिनल वक्फ है उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए हम आपके ज़रिए उनको कहना चाहते हैं कि CAA के तरह आप इसमें गुमराह मत होइए। ये वक्फ कानून में हमने क्या कहा? 2 मुस्लिम महिला होगी, 2 पसमानदा मुसलमान होंगे, जो मुस्लिम की और सेट है, जो बोहरा मुस्लिम है, आगा खानी है, वो सब इसके मेंबर होंगे। तो ये क्या गुनाह कर दिया? अगर हम लोगों ने वक्फ की जायदाद को ठीक करने के लिए कानून लेकर आए, इस पर एतराज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का एजेंडा है। जो लोग वक्फ की जायदाद पे कब्ज़ा किए बैठे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी जागीरदारी चली जाएगी, इसलिए आंदोलन करवा रहे हैं वो। और कोई आंदोलन नहीं करने वाला। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, और हमें मालूम है कि कोर्ट में भी जो मामला हम जो वक्फ एक्ट लेकर आए हैं वो अच्छी नीयत से है, इसलिए कोर्ट में भी ज़रूर इस पर मुहर लगेगी। वक्फ की अगर हम जब भी बात सुनते हैं तो हमेशा घोटालों का जिक्र आता है। आप तो खुद भी वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे 93 से 98 तक। जी, दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं पहला बिहारी हूँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा। बहुत यंग एज में, मैं युवा मोर्चा में था। हमने वक्फ की बहुत जायदाद बचाई। आप जो साकेत मॉल के पास जाएंगे, जो मस्जिद की कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर भी कुछ लोग कब्जा किए हुए थे, उनसे छुड़वाया हमने। बहुत सी वक्फ की जायदाद, हमारी कमेटी जो बीजेपी की थी उसने बहुत से मुकदमे जीते, और जानबूझकर जो वक्फ की जायदाद का केस हारते थे
उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। तब तो ट्रिब्यूनल नहीं था, कोर्ट में ही जाना होता। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रहा हूँ। और 93 ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 2010, उसमें बीजेपी की तरफ से मैंने ही चर्चा की शुरुआत पार्लियामेंट में की थी। तब भी मैंने गिनाया था कि किस तरह मस्जिदों पर को इन्होंने गेस्ट हाउस बनवा दिया वक्फ बोर्ड वालों ने। तो इसलिए मैं अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अच्छी नीयत से मोदी जी लाए हैं, इसको समझिए। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी के कहने में गुमराह मत होइए। अदालत में वकीलों ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर सरकार दस्तावेज मांगेगी तो 300 साल पुरानी 400 साल पुरानी ज़मीनों के दस्तावेज वो कहाँ से लेकर हम आएंगे? कौन से दस्तावेज मांग रहे हैं? क्यों मांगेंगे हम दस्तावेज? हम तो जान रहे हैं कि जो नई वक्फ की ज़मीन पे रुमाल लग देते हैं वो नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है, अब कोई कब्रिस्तान का हम जाएंगे मांगने के लिए कागज़, ये मस्जिद का, ये दरगाह का, कोई इस तरह की नियत ही नहीं है दस्तावेज मांगने की। सियासत की बात हो रही थी, अभी अभी हाल ही में मुझे एक और वाकया याद आया। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है? बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कब तक नाम क्लियर हो सकता है? जब तक क्लियर ना हो, जब तक इंतज़ार कीजिए। अच्छा, 5 नामों की कुछ चर्चा हो रही है, आपकी नज़र में अगर वो 5 नाम कौन से हैं जो बन सकते हैं? हमारा है क्या उसमें? क्या महिला को मौका मिलेगा, मिल सकता है? मैंने तो कहा कि ये 5 नाम किसने बनाए हैं चर्चा में? चर्चा में नाम किसने तय किए? ये सुनी सुनाई बातें हैं। ये 5 नाम, ये 6 नाम, ये इधर से हो सकता है, साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, ये हो सकता है, इससे हंस के बात किया तो ये हो सकता है, ये उसके नज़दीक है तो ये हो सकता है। बीजेपी का ही कार्यकर्ता बनेगा। अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष हैं। उनके बाद बीजेपी का ही कार्यकर्ता बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। इसमें हमारी विरोधी पार्टी को बड़ी चिंता हो रही है, मीडिया को भी हो रही है, कौन होगा? अरे जो बनेगा हमारा अध्यक्ष हम बता देंगे, आप स्वागत कर लीजिएगा उनका। यानी कि हमें इंतज़ार करना होगा अभी? नहीं, इंतज़ार क़यामत तक नहीं करना है। जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सारी चर्चा करके करेंगे। जिनके ज़िम्मे ये काम है वो कर रहे हैं। एक सवाल और मैं आखिरी करना चाहूँगा, बिहार में इस बार कितनी सीटें एनडीए? एग्जैक्ट पूछेंगे क्योंकि बाद में भी मुझे कभी आपके सामने आना है। 210 से ज़्यादा। 210 से ज़्यादा सीटें जी, 2010 में हम लोग जीते हुए हैं पहले। इस बार 2010 से अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चलिए शाहनवाज़, इंतज़ार करते हैं हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान का, बिहार के चुनाव का भी। और बिहार के चुनाव में जब नतीजे आएंगे उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी और इस 210 सीटों पर हम मंथन करेंगे। इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।